तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे काउंट काबूर कहेंगे। काउंट काबूर का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, आज के क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग मेजनी का इतिहास क्लियर किए थे। मेजनी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, मेजनी ने क्या क्या इटली के एकीकरण के लिए भूमिका निभाया, ये सारी चीज़ हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि मेरे क्लास आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी मेरे यूरोप के राष्ट्रवाद से संबंधित वीडियो है उस सबका वीडियो एक वीडियो वाइज करके ऐसे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें डाल दूंगा, ताकि जिसका भी पीछे से छूटा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काउंट काबूर जो था ये इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाया था और यह मेजनी से कैसे अलग था। इसका जो सोच था, इसका जो विचार था वो मेजनी से क्यों नहीं मैच कर रहा था। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आइए समझते हैं काउंट काबूर। काउंट काबूर के इटली के एकीकरण में क्या भूमिका थी, पहले समझ लेते हैं इसका जन्म। काउंट काबूर का जन्म तो था 1819 में हुआ था। काउंट काबूर का जन्म 1819 में। इन लोगों के जन्म से भी क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। काउंट काबूर के जन्म कब हुआ था? 1819 में। विचार इसके क्या थे? काउंट काबूर के जो विचार थे वह क्या थे? तो काउंट काबूर के विचार थे इटली के एकीकरण के लिए वो क्या मानता था? आर्थिक उन्नति और सैनिक शक्ति। समझते हैं इसको। यहाँ पर हम विचार लिखे हैं या ऐसा कहें कि काउंट काबूर का, काबूर हम इसे शॉर्ट में काबूर बोलेंगे, ठीक है। काबूर का मानना क्या था? तो काबूर मानता था कि इटली के एकीकरण तभी संभव हो सकता है जब आर्थिक उन्नति हो, यानी आर्थिक आय में मदद मिले। आर्थिक तौर से वहाँ पर इटली की व्यवस्थाएं जो है अच्छी रहे, ठीक है। दूसरा, सैन्य शक्ति। 1848 की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के बाद यह समझ चुका था कि बिना सैन्य शक्ति के हम इटली का एकीकरण नहीं करा सकते, यानी ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। तो यह सैन्य शक्ति को सबसे ज़्यादा अनिवार्य मानता था कि सेना की शक्ति यहाँ पर रहनी चाहिए, तभी इटली के एकीकरण संभव है, अन्यथा इटली का एकीकरण होना संभव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एकीकरण के लिए यह विदेशी सहायता मांगता था। विदेशी सहायता मतलब क्या? यह कहता था कि इटली का एकीकरण तभी संभव है जब हम विदेशी सैनिकों का सहायता लें, मतलब दूसरे देश के सैनिक का भी हम सहायता लें, तभी हम ऑस्ट्रिया को हरा सकेंगे, ऑस्ट्रिया को यहाँ से बाहर निकाल सकेंगे। तो विदेशी सहायता में भी यह मानता था, विदेशी सहायता को भी आवश्यक मानता था इटली के एकीकरण के लिए, ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। इसका मानना था कि तभी ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किया जा सकता है, यानी अपने देश के जो सैन्य शक्ति है सभी सेना मिल जाए और बाहरी क्षेत्र से जो सेना है, जो विदेशी सेना के रूप में, वह सभी मिल जाए, तब यहाँ पर ऑस्ट्रिया को हटाना संभव है, ठीक है। यह आदर्शवादी नहीं था, जबकि आपको बताया था कि मेजनी क्या था? आदर्शवादी था। मेजनी क्या था? आदर्शवादी था, जबकि यह आदर्शवादी नहीं था, यह यथार्थवादी था। क्या था? यथार्थवादी। यह सोचने विचारने पर बल नहीं देता था, यह डायरेक्ट करने पर बल देता था, यानी कि जो भी करना है वह डायरेक्ट यह करता था, ठीक है। यह इसलिए यह यथार्थवादी था। वह कूटनीतिज्ञ था एवं राष्ट्रवादी था, यानी वह राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाता था और राष्ट्रवादी था, अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता था, ठीक है। वह मानता था कि सार्डिनिया, ध्यान दीजिए, सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव है। उसका मानना था कि सार्डिनिया जो है इसी के नेतृत्व में यदि यह साथ दे तभी हम इटली का एकीकरण संभव करा सकते हैं। जबकि मेजनी के इतिहास में हम आपको बताए थे कि मेजनी खुद पर अपने बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसके लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना भी किया था, ठीक है। आगे समझते हैं कि 1848 देखिए यहाँ पर काउंट काबूर जो था 1848 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को विफल यानी फेल होने के बाद में यह समझ गया था कि ऑस्ट्रिया का इटली का एकीकरण 1848 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के फेल होने के बाद यह समझ गया था कि इटली का एकीकरण तभी संभव है जब हम सैन्य शक्ति पर बल दें। बिना सैन्य शक्ति के हम इटली का एकीकरण नहीं कर सकते हैं, यानी ऑस्ट्रिया को बाहर
नहीं निकाल सकते। ऑस्ट्रिया को यहाँ से बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैन्य शक्ति पर बल देना पड़ेगा, अपने सेना का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मानना था, मतलब यह पूर्ण रूप से सेना पर निर्भर था, यानी पूर्ण रूप से मानता था कि बिना सेना का कुछ भी संभव नहीं है। यह कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या हुआ? कूटनीतिज्ञ का अर्थ होता है अपने विपक्षी जो पार्टी होता है, विपक्षी दल होता है, उसके खिलाफ कुछ करना, उसके खिलाफ लड़ना कूटनीतिज्ञ होता है। ठीक है, तो यह कूटनीतिज्ञ के रूप में ऑस्ट्रिया से अलग करने की नीति अपनाया। ठीक है, अपने विपक्षी दल में योजना बनाई, योजना बनाकर उससे अलग करने की, ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटाने की, इटली से हटाने की नीति अपनाई। ठीक है, यह राजतंत्र का भी समर्थक था। राजतंत्र यानी कि राजा महाराजा जो थे उनके धर्म में भी विश्वास रखता था, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मेन पॉइंट क्या था, इटली का एकीकरण। ये चाहते थे कैसे भी करके इटली का एकीकरण कर दिया जाए, जिसके लिए इन्होंने इतना चीज़ बताया आपको। इसमें बस इम्पोर्टेंट क्या है कि यह सैनिक संगठन पर मुख्य विश्वास रखता था कि यहाँ पर सैनिक सेना रहेगी तो सेना के सहायता से हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा यह विदेशी सेना से भी सहायता लेना चाहता था। अब यहाँ पर आर्थिक उन्नति से इसका क्या रिलेशन है, तो इसका मानना था कि यदि सेना को रोक कर रखना है या सेना को लड़ने के लिए तैयार करना है तो सबसे पहले सेना की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यह आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि सेना तभी काम करेंगे जब सेना के लिए आप ध्यान देंगे, यानी सेना की जो मजदूरी होगी, जो उनका वेतन होगा वो हम देंगे, उनके परिवार का हम ध्यान रखेंगे, तभी तो वो हमारे लिए लड़ेगी। तो इसलिए यह आर्थिक उन्नति पर मुख्य रूप से ध्यान रखता था कि यहाँ पर इटली का इकोनॉमिक सिस्टम है वह मिल जाए, या सेना जितने भी काम करे उसके पेमेंट की व्यवस्था, वेतन की व्यवस्था हम कर दें तो हमारा यह काम हो जाएगा, सेना हमारे लिए काम करेगी। इसके अलावा यदि आर्थिक उन्नति सही रहेगी तभी ना विदेशों से हम सहायता ले सकते हैं, विदेशी सेना को हम अपने यहाँ बुलाकर उससे लड़ा सकते हैं। इसलिए यह विदेशी सेना सहायता के लिए भी आर्थिक उन्नति पर मुख्य फोकस करता था कि हमें आर्थिक उन्नति प्राप्त हो, ताकि हम वहाँ से हम सैनिक या विदेशी सैनिक का नेतृत्व कर सकें। ठीक है, यहाँ से यह इसका मानना था, ये पता कि जो मूल पॉइंट है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूल का जो सोच था, जो मानना था, इतने में वो क्या था, उसका सबसे पहला कारण मानना था कि आर्थिक उन्नति सही कर ली जाए, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को सही कर दिया जाए। दूसरा, सैनिक संगठन पर मुख्य फोकस किया जाए। तीसरा, विदेशी जो सहायता है उस पर ध्यान दिया जाए, विदेशी सैनिक को अपने अंदर में लिया जाए, उसको लड़ने के लिए तैयार किया जाए। ये तीन मुख्य कारण थे। ठीक है, उसका मतलब इस योजना को सफल बनाने, यानी इटली के एकीकरण को सफल बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वह सार्डिनिया को मुख्य नेतृत्व में रखता था, क्योंकि उसका मानना था कि सार्डिनिया के बिना इटली के एकीकरण संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर यह चौथा पॉइंट हो गया आपका कि सार्डिनिया जो है यह इटली के एकीकरण में काउंट काबूल के अनुसार मुख्य भूमिका निभा रहा था, या मुख्य भूमिका था। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए कूटनीतिज्ञ के रूप में ऑस्ट्रिया को बाहर हटाना चाहता था, यानी कि पांचवा पॉइंट बनाए हम तो यह कूटनीतिज्ञ हो जाएगा, जो कि इसके कूटनीतिज्ञ के माध्यम से वह ऑस्ट्रिया को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था या ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटाना चाहता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि काउंट काबूल के जो कार्य थे वह क्या थे। यहाँ पर एक कार्य नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर कार्य लिखे क्योंकि इसमें वो कार्य ही किया है। ठीक है, 1850 में काबुल, ध्यान दीजिएगा, 1850 में काबुल सार्डिनिया, यहाँ पर देखिए बताए थे आपको कि सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव मानता था। मतलब इसका इसे सोचना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही हम इटली का एकीकरण संभव करना चाहते, करना हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या किया कि 1850 में काबुल सार्डिनिया के राजा, वहाँ के राजा थे विक्टर इमैनुअल। ठीक है, विक्टर एमैनुअल, तो वहाँ के राजा विक्टर एमैनुअल का कृषि, ध्यान दीजिएगा, या पहुँच गया वहाँ के राजा कहाँ पर, सार्डिनिया को, क्योंकि इसका मानना था कि सार्डिनिया के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। या इसका मुख्य कार्य क्या था, काउंट काबूल का मुख्य फोकस था इटली का एकीकरण। ठीक है, यह पहुँच गया सार्डिनिया के राजा विक्टर एमैनुअल के पास में, और वहाँ पर उनके कृषि, व्यापार,
नौ शक्ति, इन सब का वो मंत्री बन गया। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद ऐसा काम किया कि वहाँ पर इसे मंत्री मतलब काम में अच्छा काम किया, काम में जो राजा का था वो काफ़ी ज़्यादा सहायता किया। इसके बाद वहाँ पर इनको मंत्री के पद दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1850 में मंत्री बना, 1852 में 2 वर्ष के बाद में अपने अच्छे कार्य के कारण इसे प्रधानमंत्री बना दिया गया सार्डिनिया के। ठीक है, जब सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री के बाद मंत्री के रूप में वह आर्थिक सुधार द्वारा सार्डिनिया पिंडमेंट की स्थिति सुदृढ़ की। मतलब सार्डिनिया के पिंडमेंट की जो स्थिति थी सुदृढ़ के मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सुंदर की अच्छा किया। ठीक है, वह की स्थिति में सुधार लाया, हर व्यवस्था में सुधार लाया, जैसे कि कृषि का विकास किया, औद्योगिकरण यानी कि जो बिजनेस था वस्तुओं को बनाना बेचना ये सब का विस्तार किया, रेल मार्ग का विस्तार किया, संचार का विस्तार किया, मैंने बहुत ज़्यादा कार्य किया मंत्री बनने के बाद। ठीक है, इसके कार्य से लोग वहाँ के प्रभावित थे, वहाँ के जो राजा थे वह भी काफ़ी इसको पसंद कर रहे थे क्योंकि अच्छा कार्य कर रहा था। ठीक है, सैनिक और सामाजिक सुधार द्वारा भी काबूर ने पिंडमेंट की स्थिति को सुधारा, यानी अपने सैनिक की सहायता से, सामाजिक सुधार समाज के लोगों की सहायता से मिलकर वह पिंडमेंट की स्थिति को भी और अच्छा किया, सुधार में लाया। ठीक है, जैसे इटली का एकीकरण, अब इसमें भी इसका मुख्य क्या था कि इटली का एकीकरण, क्या मतलब कि जो सार्डिनिया है, पिंडमेंट है, इन सब राज्यों को सुधार कर एक कर दिया जाए और एक करने के बाद पुनः इटली का एकीकरण किया जाए तो इटली का एकीकरण संभव है। ठीक है, मतलब इसका मुख्य टॉपिक क्या था कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं रहने वाले उनको अपने तरफ कर लिया जाए, मतलब क्या किया जाए कि उनके बीच में ऐसा रिलेशन बनाया जाए कि सब संगठन बना लें। ठीक है, सब एक साथ मिल जाए, सभी राज्य जब एक साथ मिल जाएंगे तो आसानी से इटली का एकीकरण संभव हो सकता है, या आसानी से हम लोग इटली का एकीकरण कर सकते हैं, इसका मानना था। ठीक है, इसलिए यह सभी कार्य कर रहा था प्रधानमंत्री के रूप में भी, मतलब इसके अंदर एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए भावना पनप रही थी कि नहीं हमें कुछ देश के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है। ठीक है, इसलिए तो बोले इसको किया, राष्ट्रवादी भी था। इधर इन्हें लिखे थे कहीं पर, होगा कहीं, ये राष्ट्रवादी भी था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यह नोट करके हम लिखे हैं क्या है भाई, तो काबूल की जो गृह नीति थी, गृह नीति मतलब अपने देश के लिए जो उदार पद पर, क्या था, उदारवाद पद पर, गृह नीति कुछ किस पर था, उदारवाद पर, और विदेश नीति किस पर था, युद्ध पर। यानी कि वो गृह नीति अपनाया था उदारवाद के लिए, उदार के लिए, और विदेश नीति अपनाया था युद्ध के लिए। यहाँ पर यदि कहीं युद्ध हुआ इटली के एकीकरण के दौरान ऑस्ट्रिया से, तो उसमें हम क्या करेंगे, विदेशी नीति का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग विदेशी नीति के सहायता से कुछ विदेश के कुछ अपने देश के मिलाकर युद्ध करेंगे, जिससे हमारी जो सैन्य शक्ति वो बढ़ेगी और हम युद्ध को जीतने में कामयाब होंगे। इसकी नीति थी। गृह नीति अपनाया था वहाँ पर उदारवाद के लिए, अपने देश के उदार के लिए। ठीक है, इटली के एकीकरण जो था, इन नीतियों का आवश्यकता, मतलब ध्यान दीजिएगा, अनुसार उपयोग है। इटली के एकीकरण में यह क्या किया कि जो इटली का एकीकरण था उस इटली के एकीकरण में या इन नीतियों का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया, मतलब जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी उसके उपयोग किया। जहाँ गृह नीति की जरूरत पड़ी गृह नीति का उपयोग किया, जहाँ पर विदेश नीति की जरूरत पड़ी वहाँ पर विदेश नीति का उपयोग किया। तो यह था हमारा काउंट काबूल का इतिहास, जो कि काउंट काबूल ने इटली के एकीकरण में अपना योगदान निभाया। ठीक है, इसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। इटली, काउंट काबूल ने क्या किया इटली के लिए, तो इटली के लिए सबसे पहले वो क्या किया कि मेजनी के बाद में और 1848 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद में ये तो समझ गया था कि इटली के एकीकरण जो है बातों से संभव होने वाला नहीं है, या मतलब छोटे स्तरों पर संभव नहीं हो सकता है, इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, ये तो समझ गया था। इसलिए यह क्या किया कि आर्थिक उन्नति, सबसे पहले तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, उसके बाद वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था थी उस पर ध्यान दिया। दो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वह उसका मानना था कि भाई विदेश ले कुछ सैनिक मंगा लिया जाए, विदेश ले कुछ सहायता ले लिया जाए, आर्थिक सहायता भी ले लिया जाए, सैनिक सहायता भी ले लिया जाए, जिससे इटली का एकीकरण आसानी से संभव किया जा सकता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको लिखना है। अब यहाँ पर कहेंगे कि काउंट काबूल ने इटली के एकीकरण में कौन सी भूमिका निभाई, या काउंट काबूल के इटली के एकीकरण में क्या विचार थे। तो हम लोग कहेंगे कि काउंट काबूल के इटली के एकीकरण में यही विचार थे कि वो आर्थिक उन्नति को बढ़ाना चाहता था, इसके अलावा सैन्य शक्ति पर मुख्य बल देता था, विदेश से सहायता लेना था।
लेना चाहता था। इसके अलावा उसका मानना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव है। इतना हम लिख देंगे, हमारा काम हो जाए। ठीक है, अब मेजनी के बारे में लिखना होगा कि मेजनी का वर्णन करना पड़ेगा कि मेजनी की क्या भूमिका थी, मेजनी कौन था। तो हम लिख जाएंगे कि मेजनी एक यथार्थवादी था। लिखेंगे मेजनी एक यथार्थवादी था, यह कूटनीतिज्ञ के साथ राष्ट्रवादी भी था, यह राजतंत्र का समर्थक था। ऐसे लिखेंगे, मेजनी के बारे में लिखना होगा। ठीक है, इसका जन्म भी वहाँ पर डाल देंगे। इसका जन्म 1819 में हुआ था। यह इटली के एकीकरण के लिए अनेक भूमिका निभाई। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आप ये समझ लेंगे एक बार अच्छे से, उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इटली के कि यहाँ पर पूछ सकते मेजनी काउंट काबूर का जो कार्य है, कार्य भी पूछ सकता है कि उसका कार्य क्या है। तो हम बता देंगे कि 1850 में जब वो मंत्री बना, मंत्री के बाद में 1852 में वो प्रधानमंत्री बना, तो कैसे पिनमेंट और सार्डिनिया के लिए कार्य किया, कैसे वह राज्यों को जोड़ने का कार्य किया, और कैसे वह गृह नीति और विदेश नीति अपनाकर इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। तो यह हमारा था काउंट काबूर का इतिहास। यहाँ पर हमारा काउंट काबूर का इतिहास भी खत्म हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे गैरीबाल्डी का इतिहास। यहाँ पर इतिहास का लगभग हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तो आप लोग इसे एक एक करके मैं इसलिए यहाँ पर डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, एक के बारे में एक बार में एक ही चीज़ समझिए, ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन बने इससे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में और गैरीबाल्डी के इतिहास के साथ। तब तक आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए, मेजनी के नहीं कंप्लीट किए तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए। ओके।